नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस के इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक नए दिन के साथ में शुरुआत करेंगे। रैपिड फायर मोड में चलेंगे, तेज़ी से सारे टॉपिक्स को देखेंगे, जिससे क्या होगा कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को जुटा पाएंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे कि कल जो हमने टॉपिक्स देखे थे उससे संबंधित कुछ 2-3 प्रश्न देख लेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो सके साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन टेस्ट में पहला देखते हैं। कल हमने एक श्री अन्न महोत्सव के बारे में देखा था। तो पहला प्रश्न है कि श्री अन्न महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है। तो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मैंने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कर रही है। कब से कब तक? 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन होने वाला है। और इसमें जो मोटे अनाज है, श्री अन्न जो मिलेट्स हैं, उनसे संबंधित काम करने वाले किसानों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि रिवीजन टेस्ट का ही एक पार्ट है। दूसरा प्रश्न है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में पहली 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पहली 2+2 वार्ता भारत और ब्रिटेन के बीच में कहाँ पर आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अन्य किन देशों के साथ में भारत की 2+2 वार्ता है। तो क्वाड के जो भारत के अलावा 3 अन्य देश हैं, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, और उसके साथ साथ जो रूस है, उन 4 देशों के साथ और अब ब्रिटेन के साथ में भारत की 2+2 वार्ता का ये जो पहल है वो अब शुरू हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। जब कल मैं मिलेट्स के बारे में बता रही थी, श्री अन्न के बारे में बता रही थी, तो मैंने बताया था कि ये प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और यह प्रश्न बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि जो श्री अन्न महोत्सव के लिए या जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है उसके लिए इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार अनुसंधान केंद्र को जो है उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बनाया गया है। तो इसका मुख्यालय हम देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। तो कल के टॉपिक से रिलेटेड ये 3 प्रश्न हुए। अब चलते हैं आज के नए टॉपिक के ऊपर में। सबसे पहला जो टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं कि देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का प्रधानमंत्री जी 20 अक्टूबर को अनावरण करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। आम जनता के लिए इसको 21 अक्टूबर से चालू कर दिया जाएगा। तो देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रैपिडेक्स, और दूसरा एक नाम भी इसको दिया गया है। तो क्या दिया गया है? नमो भारत। तो यह जो हाई स्पीड ट्रेन है, जो रैपिडेक्स है, इसको नमो भारत नाम दिया गया है। यह किस सिस्टम का पार्ट है? तो यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर का एक भाग है। मतलब यह ट्रेन कहाँ पर चलने वाली है? तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर पर यह ट्रेन चलने वाली है। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है। यह कॉरिडोर कहाँ से कहाँ, किन किन शहरों या किन किन राज्यों के बीच में है? तो यह जो है वो दिल्ली और मेरठ के बीच में है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ, इनको कवर करते हुए, इनको जोड़ते हुए यह एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर बनाया गया है। और उसी कॉरिडोर में एक तो साहिबाबाद से दुहाई के बीच में पहले फेज के तहत में इसको चलाया जाने वाला है। कितने किलोमीटर? 17 किलोमीटर की ये ट्रांजिट जो रेल कॉरिडोर के ऊपर 17 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये साहिबाबाद और जो दुहाई का क्षेत्र है वो कवर करेगा। ये दोनों ही क्षेत्र फिलहाल गाजियाबाद में है। हमने क्या देखा है कि यह ट्रेन तो चलने वाली है दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के कॉरिडोर के बीच में, जिसकी अपने आप में लंबाई कितनी है? 82.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है इस पूरे कॉरिडोर की। लेकिन इस कॉरिडोर के पहले चरण में केवल 17 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए जो कल से पहली हाई स्पीड ट्रेन शुरू की जा रही है वह साहिबाबाद से दुहाई के लिए चालू की जा रही है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो इसको तैयार किसने किया है? तो यह जो पूरा कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर का निर्माण किया है NCRTC ने। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम जो है, यह पूरा कॉरिडोर इसने तैयार किया है। लागत कितनी लगी है? लगभग 30,000 करोड़ रुपए इस पूरे कॉरिडोर को बनाने के लिए लागत लगने वाली है। एनसीईआरटी तो निर्माण कर ही रही है, इसके साथ के साथ में और कौन है, तो इसके साथ में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, वह भी इसमें सहायता कर रहा है। कुछ 500 मिलियन का कुछ निवेश जो है वो इन आवासन एवं शहरी मंत्रालय और एनडीबी बैंक, सब ये सारे मिलकर के इस 30,000 करोड़ की लागत से इस परियोजना को चलाने वाले हैं। एनडीबी के साथ साथ अन्य कई बैंक भी हैं, उसके बारे में भी देख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से जो एनडीबी बैंक है, ये इस पूरे जो योजना है, परियोजना है, उसमें हमारी सहायता कर रहा है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय हमने देख लिया। कॉरिडोर का निर्माण एनसीआरटीसी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम को भी हमने देख लिया। अच्छा, इस ट्रेन की स्पीड कितनी होने वाली है? तो ये जो पहली हाई स्पीड जो ट्रेन होने वाली है, इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये ट्रेन चलने वाली है, और जो कि दिल्ली और मेरठ की यात्रा को 55 से 60 मिनट के बीच में सीमित कर देगी। अभी जो 2 से ढाई घंटे का समय लगता है, वह जो समय है वो कम होकर के 55 से केवल 60 मिनट का ही रह जाएगा। अच्छा, अब फैक्ट देख लेते हैं एनडीबी के बारे में। कई बारी जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान होते हैं, उनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न बन जाते हैं। तो एनडीबी के बारे में भी जान लेते हैं। तो एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में एनडीबी की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो छठे ब्रिक्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्थापना हुई थी, मतलब कि इस एनडीबी बैंक की स्थापना इन्हीं ब्रिक्स देशों ने मिलकर के की थी। ब्रिक्स में जितने देश हैं उन्होंने मिलकर की थी। और किस घोषणा के तहत? तो फोर्टालेजा घोषणा जो है उसके तहत छठे ब्रिक्स सम्मेलन में एनडीबी की स्थापना 2014 में की गई थी। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिक्स में चाइना भी एक सदस्य के रूप में है, तो मुख्यालय जो है वो संघाई चाइना में ब्रिक्स का मुख्यालय है। ब्रिक्स, इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? जोहानिसबर्ग में इसका क्षेत्रीय कार्यालय भी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न या अगला टॉपिक जो है वो क्या है कि रघुवर दास जी बने उड़ीसा के नए राज्यपाल। तो रघुवर दास जी को उड़ीसा का नया राज्यपाल बनाया गया है। तो रघुवर दास जी के बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से ये आते हैं। तो रघुवर दास जी जो हैं वो 2014 से 19 में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहली बात तो भाजपा पार्टी से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाया है। जमशेदपुर से अपना इन्होंने करियर शुरुआत किया है। झारखंड के ये छठे मुख्यमंत्री रहे हैं। 2014 से 19 में झारखंड के ये छठे मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके पहले ओडिशा के राज्यपाल कौन थे? तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? रघुवर दास जी ने स्थान लिया है गणेशी लाल जी का, रघुवर दास जी ने स्थान लिया है। अच्छा, अब देखते हैं कि रघुवर दास जी कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो ये 26वें नंबर के राज्यपाल हैं। इसके पहले जो गणेशी लाल जी थे वो 25वें नंबर के राज्यपाल थे। झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, अभी इनको ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ साथ त्रिपुरा के भी एक नए राज्यपाल बने हैं, जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कौन? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। ये कहाँ से आते हैं? तो ये तेलंगाना के रहने वाले हैं, और ये 20वें नंबर के, त्रिपुरा के ये 20वें नंबर के राज्यपाल हैं। किसका स्थान? सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं, इनका इन्होंने स्थान लिया है। तो त्रिपुरा के जो 19वें जो राज्यपाल थे वो कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य जो थे, उनका स्थान इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने लिया है। त्रिपुरा के प्रथम राज्यपाल कौन थे ये भी जान लेते हैं। तो ब्रज कुमार नेहरू जो हैं वो त्रिपुरा के प्रथम राज्यपाल थे। अच्छा, राज्यपाल के बारे में चर्चा हो रही है, तो देख लेते हैं कि राज्यपाल संबंधी संवैधानिक प्रावधान क्या है। इनको भी थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पॉलिटी का टर्म है हालांकि, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या है कि जो राज्यपाल के बारे में दिया गया है संविधान में, वो भाग 6 के अध्याय 2 में गया। भाग 6 में जो राज्यों से और राज्य और विधानसभाओं से रिलेटेड जो भी प्रावधान किए गए हैं, उसी भाग 6 में अध्याय 2 में राज्यपाल के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं। कहाँ से अनुच्छेद? 153 से लेकर के 167 तक के अनुच्छेद हैं इसमें, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। सभी को देखना तो संभव नहीं है क्योंकि समय की कमी भी है।
तो अनुच्छेद 153, सबसे पहला जो राज्यपाल संबंधी अनुच्छेद है वो है 153। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है कि राज्य का राज्यपाल होगा। फिर 154 में क्या कहा गया है कि जो समस्त कार्यपालिकाई शक्ति होगी किसी राज्य विधान मंडल की या कार्यपालिका की, वह राज्यपाल में ही निहित होगी। तो यह बात किस में कही गई है? 154 में कही गई है। 155 में क्या कहा गया है कि 155 अनुच्छेद कहता है कि जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये हमने देख लिया। अच्छा, हमने 153 में देखा था कि समस्त राज्यों का राज्यपाल होगा, लेकिन ये भी प्रावधान है कि एक राज्यपाल को 2 से अधिक राज्यों का भी कार्यभार सौंपा जा सकता है। तो यह जो प्रावधान है कि 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो, उसको कब जोड़ा गया था? तो यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इस प्रावधान को जोड़ा गया था कि एक राज्य के लिए 1 से 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। ये हुआ राज्यपाल से संबंधित चर्चा। अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं तीसरा टॉपिक, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को 64वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 64वां स्थान। पहले तो देखते हैं कि रिमोट वर्क यानी कि इसमें एक रिमोट टर्म जो है इसका क्या मतलब है? तो रिमोट का मतलब, कहने का मतलब है कि दूरस्थ क्षेत्र। दूरस्थ क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो मुख्य धारा में अभी तक नहीं जुड़ पाया है किन्हीं कारणों से। ग्रामीण इलाके जो शहरी क्षेत्रों से नहीं जुड़ पाए हैं, जहां पर अवसंरचना की कमी है, तकनीक की कमी है, तो ऐसे क्षेत्रों को बोला जाता है दूरस्थ क्षेत्र या रिमोट एरियाज। और ऐसे क्षेत्रों में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स को जारी किया गया है कि इन रिमोट एरियाज में क्या स्थिति है, इसके बारे में ये रिपोर्ट बता रही है। तो जान लेते हैं। पहले तो हमने देख लिया कि भारत की स्थिति, तो भारत को 64th रैंक मिला है। 15 पिछले साल के रैंक से 15 अंकों की गिरावट आई है। पिछले साल हमारा जो रैंक था वो 15 अंक अच्छा था, इस बार 15 अंक नीचे आ गए हैं हम। कितने देशों में से? तो 108 देशों में से 64वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष 2022 की तुलना में 15 स्थानों की गिरावट, चर्चा कर ली हमने। जारीकर्ता कौन है? तो इसको जारी करता है साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्डलेयर के द्वारा इसको जारी किया जाता है। जो साइबर सुरक्षा फर्म नॉर्डलेयर है वह इसको जारी करता है। किन मानदंडों के आधार पर? तो 4 मूलभूत मानदंड हैं। पहला कौन सा है? साइबर सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है डिजिटल और भौतिक अवसंरचना, और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। 4 मानदंड हैं। एक है साइबर सुरक्षा, दूसरा है आर्थिक सुरक्षा, तीसरा है डिजिटल और भौतिक अवसंरचना है कि नहीं उस क्षेत्र में, और चौथा है सामाजिक सुरक्षा। तो इन 4 आयामों को ध्यान में रख करके ये पूरा इंडेक्स तैयार किया गया है। और भारत की इतनी खराब स्थिति मुख्य रूप से इन 2 की वजह से है। डिजिटल और भौतिक अवसंरचना की कमी है, इस मामले में भारत 77th रैंक पर है। और सामाजिक सुरक्षा की भी कमी इस रिपोर्ट में दिखाई गई है, 74th इसमें रैंक है। कहने का मतलब है कि भारत के जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पर जो है अभी भी डिजिटलाइजेशन की कमी है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं लोगों के पास में, सामाजिक सुरक्षा की कमी है। इसको ध्यान में रख करके ये जो इंडेक्स है, जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स है, उसको तैयार किया गया है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है? तो 64th रैंक है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि टॉप किसने किया है। तो टॉप देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, स्वीडन और पुर्तगाल। तो इन देशों ने टॉप किया है। जिसने टॉप किया है, फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो फर्स्ट रैंक आई है डेनमार्क की। और अंतिम जो स्थान प्राप्त किया है वो अंगोला ने प्राप्त किया है, जो कि एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो टॉप आया है, फर्स्ट आया है डेनमार्क, लास्ट आया है अंगोला। अब इसमें देखते हैं कि डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि डेनमार्क क्या। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ये भी पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है वनडे एग्जाम्स में कि किस देश की राजधानी क्या है। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और यह किस प्रायद्वीप पर आता है? तो ये जुटलैंड करके एक प्रायद्वीप है, वहाँ पर ये आता है। तो डेनमार्क की राजधानी हो गई कोपेनहेगन और प्रायद्वीप हो गया जुटलैंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि तेलंगाना में पुष्प उत्सव मनाया गया है। उस पुष्प उत्सव का नाम क्या है? फ्लावर जो फेस्टिवल है उसका नाम क्या है? बथुकम्मा। तो तेलंगाना में बथुकम्मा ये पुष्प जो उत्सव है, फ्लावर जो फेस्टिवल है, उसको मनाया गया है।
तेलंगाना का फ्लावर फेस्टिवल है। ये क्यों मनाया जाता है? तो उत्तर पूर्व मानसून के आने की खुशी में इसको मनाया जाता है। दो टर्म होते हैं, एक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है और एक उत्तर पूर्व मानसून होता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ पर ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। जो उत्तर पश्चिम मानसून होता है वो जब सर्दियों में आता है, तो ये दक्षिण जो भारत के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये भारी बारिश करके जाता है। तो इसी उत्तर पूर्व जो मॉनसून के आने की खुशी में यहाँ पर तेलंगाना में क्या मनाया जा रहा है? ये बथुकम्मा का फेस्टिवल इसी खुशी में मनाया जाता है। अच्छा, एक टर्म ये भी एक फैक्ट इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि उत्तर पूर्व में जो क्या कहते हैं मानसून हवाएं आ रही हैं या मानसूनी बारिश आ रही है, तो सबसे पहले कहाँ पर सबसे ज़्यादा किस तट पर वर्षा करती है? तो ये जो तमिलनाडु का तट होता है, कोरोमंडल तट, यहाँ पर ये उत्तर पूर्व मानसूनी जो हवाएं हैं वो भारी वर्षा करती हैं। तो उत्तर पूर्व मानसून के आने से कोरोमंडल के तट पर भारी वर्षा होती है। इसी मॉनसून के आगमन की खुशी में जो तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल, फ्लावर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यह फेस्टिवल एक मुख्य रूप से महिलाओं का त्यौहार है, जिसमें महिलाएं क्या करती हैं? फूलों की रंगोली बनाती हैं। और यह त्यौहार किसको समर्पित है? तो माता पार्वती को यह त्यौहार समर्पित है। अब देखते हैं कि इस त्यौहार में एक विशेष भोजन बनाया जाता है। तो इसको भी पूछ सकता है कि बथुकम्मा फेस्टिवल में बनाया जाने वाला विशेष भोजन, तो उसका नाम है मलीदा। पहले ही मैंने बता दिया कि ये कहाँ पर बारिश करता है, तो कोरोमंडल तट पर ये उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा होती है। अब तेलंगाना का एक और त्यौहार है बोनालू, जो भी इसी तरीके का फेस्टिवल है। और साथ के साथ में एक थाई पुषम उत्सव है, जो कि कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। कई बार वनडे एग्जाम्स में या फिर अन्य भी एग्जाम्स में ये पूछ लेता है, कॉलम दे देता है कि उत्सव और उनका राज्यों से संबंध बताना होता है। तो ये सारे फेस्टिवल्स भी ध्यान में रखने हैं। पहला तो हमने देख लिया बथुकम्मा फेस्टिवल, दूसरा हमने देख लिया तेलंगाना का ही बोनालू, और तीसरा हमने देखा क्या? थाई पुषम, जो कि तमिलनाडु का है। इसके साथ साथ कुछ अन्य राज्यों के हम त्योहारों के बारे में देखते हैं। तो तमिलनाडु राज्य का अभी हमने एक थाई पुषम त्यौहार देखा था, अब हम देख रहे हैं पोंगल त्यौहार के बारे में। यह भी तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। फिर देखते हैं सिक्किम में कौन सा त्यौहार? तो सिक्किम में लोसांग नामक त्यौहार मनाया जाता है, जो कि बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। यह लोसांग त्यौहार जो है वो बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है और इसको भूटिया जनजाति मनाती है। तो एक ये भी फैक्ट ध्यान में रखना जरूरी है कि लोसांग जो फेस्टिवल है वो कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये भूटिया जनजाति सिक्किम में मनाती है। अगला देखते हैं तमिलनाडु का एक और फेस्टिवल है जल्लीकट्टू। बहुत ही फेमस है, इस पर तो कोर्ट में मामला भी चलता रहता है, क्योंकि इसमें जिन पशुओं का प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर चलता रहता है कि मुद्दा इसको ख़त्म किया जाए या इस प्रथा को बनाए रखा जाए। तो ये जल्लीकट्टू तमिलनाडु से संबंधित है, 2000 वर्ष पुराना ये त्यौहार है। अब देखते हैं अगला, जम्मू कश्मीर में जो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो चौथ त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अन्य है एक गंगा दशहरा, एक तो नवरात्रि में नॉर्मल जो दशहरा, और एक और गंगा दशहरा विशेष रूप से उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो हमने कुछ अन्य राज्यों का भी इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बन सकता है या मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमने अन्य राज्यों के भी देख लिए कि अन्य राज्यों में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। लद्दाख में 13 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? लद्दाख में। कितने? तो 13 गीगावाट की नवीकरणीय परियोजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो CCEA, जो कल मैंने MSP की चर्चा के दौरान भी बताया था कि जो मंत्रिमंडल समिति है आर्थिक मामलों की, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। और किस परियोजना के तहत? तो हरित ऊर्जा कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है हमारे भारत की, तो उसी के फेज 2 के तहत लद्दाख में ये 13 गीगावाट की नवीकरणीय योजना की शुरुआत की गई है। ये जो हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना है ये पहले से चल रही है। इसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जैसे अन्य कई राज्यों को देखिए यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा
गुजरात वगैरह जैसे अन्य कई भी राज्य इस हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के तहत जुड़े हुए हैं। उसी की एक अन्य कड़ी में फेज़ 2 के रूप में लद्दाख में भी 13 गीगावाट की ये नई परियोजना की शुरुआत की जा रही है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह नवी एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है या ये परियोजना चलाई जा रही है। लागत कितनी है इसकी? तो इसकी लागत है लगभग 20,000 करोड़। कार्यान्वयन एजेंसी पावर ग्रिड बिछाना है तो पावर कंपनी लगेगी, तो फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। फंडिंग और जो फंडिंग भारत सरकार के द्वारा और देखरेख किसके द्वारा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। और कार्यान्वयन एजेंसी कौन है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। अब देखते हैं कि ये जो हमने देखा हरित ऊर्जा कॉरिडोर, ये जो है ये क्या है? एक अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना है। मैंने पहले ही बताया, अंतर राज्य कहने का मतलब है कि एक राज्य में नहीं है, एक से अन्य दूसरे राज्यों में भी इसका लिंक है। तो ये अंतर राज्य ट्रांसमिशन परियोजना है जिसके तहत में इस लद्दाख में भी 13 गीगावाट की परियोजना की शुरुआत की गई है। फिलहाल में जो इस हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना के तहत में जो ये ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना चलाई जा रही है उसमें जम्मू कश्मीर में भी बिजली को इसके द्वारा प्रदान किया जाता है और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हमने इनमें तो देखा कि यहाँ पर भी लिंकेज इस परियोजना के माध्यम से बिठाया जा रहा है। और फेज़ 2 के रूप में अभी हमने लद्दाख में जो है 13 गीगावाट की परियोजना का शुरुआत किया है। अच्छा, ये जो पूरे काम चल रहा है, ये जो पावर ग्रिड बिछाने का, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो हमारा विज़न है 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 500 गीगावाट बिजली क्षमता को प्राप्त करना। गैर जीवाश्म ईंधन का मतलब है कि जो बार बार रीयूज़ किया जा सके, और दूसरी बात यह है कि जिसकी वजह से पर्यावरण को ज़्यादा प्रदूषण ना हो। तो ऐसे ईंधनों का प्रयोग करके 2030 तक हम 500 गीगावाट बिजली की क्षमता का उत्पादन करने का हमने लक्ष्य रखा है। और इसी 500 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम हरित ऊर्जा कॉरिडोर के माध्यम से नए या दूसरे राज्यों में ग्रिड बिछाने की और पावर को जनरेट करने की, विद्युत को पैदा करने की ये योजना हम चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक और विज़न है हमारा, वो क्या है कि भारत जो है वो 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। तो 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने ये पूरा जो है साम्राज्य बिछा के रखा है कि हम 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कर लेंगे। इसका मतलब कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का मतलब है कि हम ऐसे कार्यक्रम या ऐसे क्रियाकलाप करेंगे जिससे कि पर्यावरण को बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये जो बात है वो कहाँ की गई थी? तो COP26 जो हुई थी, यूनाइटेड नेशन जो फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, वहाँ पर जो है COP26 की जब बैठक हुई थी तो उसमें ये शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात की गई थी। कब हुई थी ये COP26 की बैठक? तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। नवंबर 2021 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में हुई थी। COP26 के बाद में COP27 का आयोजन कब हुआ था? 2022 में। 2022 में कहाँ पर हुआ था? शर्म अल शेख, मिस्र का एक जगह है, शहर है, वहाँ पर COP27 हुआ था। और COP28 अभी होने वाला है, यह होने वाला है 30 नवंबर 2023 को। तो कहाँ होने वाला है? दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ये COP28 होने वाला है। तो नेट ज़ीरो वाली जो अवधारणा या नेट ज़ीरो कार्बन का जो विज़न हमने लिया था वो कहाँ पर? COP26 में लिया था। COP27 जो हुआ वो कहाँ हुआ? शर्म अल शेख में। और अभी अगले महीने या 30 नवंबर को जो COP28 होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? दुबई UAE में होने वाला है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। RO और अन्य वनडे एग्जाम्स में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है, सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि कौन सा COP कहाँ पर आयोजित किया गया था। चलिए अब अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो छठी बैठक या छठी सभा है वो कहाँ पर हुई है? तो यह हुई है नई दिल्ली में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी छठी बैठक अभी हुई है नई दिल्ली में। इसका आयोजन कब से कब तक? तो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होने वाला है। और अभी जो नई दिल्ली में जो बैठक हुई है वो एक
कहते हैं कि प्री प्रिपरेशन के तौर पर जो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, इनने एक प्री वार्ता रखी है जहां पर क्या इनके बारे में योजनाएं होंगी, ये कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, उसको लेकर के बातचीत होगी। तो फिलहाल ये प्री वार्ता है और ये इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो होने वाला नई दिल्ली में। और कब होने वाला है, तो 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। अच्छा, बैठक में कौन कौन लोग भाग लेंगे, तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, उसमें जो सदस्य हैं वो, साथ के साथ में जो हस्ताक्षरकर्ता देश हैं वो, और अन्य साझेदार संगठन तथा निजी क्षेत्रों को इनमें प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया है। तो ये जो बैठक होगी उसमें ISA के जो स्थायी सदस्य हैं वो भी होंगे, हस्ताक्षरकर्ता कुछ देश हैं वो भी होंगे, कुछ निजी जो क्षेत्र हैं और साझेदार संगठन हैं उनको भी इसमें बुलाया जाएगा। अब देखते हैं ISA के बारे में। तो ISA क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो सोलर अलायंस क्या है। इसमें पहली बात तो कि टोटल 109 सदस्य हैं और कुछ हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। COP21 जो हुआ था उसमें किसने किया था, तो भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। सौर ऊर्जा संपन्न देशों का ये संधि आधारित एक संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, जहां पर ऐसे देश होते हैं जो सौर ऊर्जा का किसी न किसी रूप में उत्पादन कर रहे हैं। तो ऐसे देश इस गठबंधन का भाग हैं। टोटल कितने, 109 सदस्य हैं और कुछ हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। इसमें स्थापना किसने की है, तो भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से की है। कब हुई है, तो 2015 में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में, हमारे भारत में ही इसका मुख्यालय भी है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व सांख्यिकी दिवस 2023। विश्व सांख्यिकी, का मतलब है कि दिनचर्या में, अर्थव्यवस्था में, शिक्षा में, व्यवसाय में जितने भी हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं या जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसको कहा जाता है सांख्यिकी। तो इसको लेकर के एक हमने दिवस मनाना शुरू किया। कब, विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में। कब मनाया जाता है, तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा ये विश्व सांख्यिकी है। आगे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की भी बात करेंगे, फिलहाल हम विश्व सांख्यिकी की बात कर रहे हैं। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। क्या करता है ये, तो डेटा और सांख्यिकी के महत्व और आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूक करता है कि जब तक सही डेटा नहीं एकत्रित होगा तब तक सही रिजल्ट पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसलिए जागरूकता लाने के लिए इस विश्व सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है, तो अर्थशास्त्र, शिक्षा, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ये हेल्प कर सकता है, पहले मैंने बताया। इसका इतिहास कहाँ रहा है, तो विश्व सांख्यिकी दिवस मनाने का जो इतिहास रहा है वह रहा है कि फरवरी जो 2010 में 41वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने इसको मनाने का तय किया था। जो फरवरी में 2010 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के द्वारा 20 अक्टूबर के दिन को मनाने का निर्धारित किया गया था और 3 जून को आधिकारिक तौर पर इसे अपनाया गया। आगे हम देख लेते हैं कि ये तो हुई थी विश्व सांख्यिकी दिवस की बात। अब आगे देखते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो हमारे भारत में भी सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो PC महानलोबिस जो थे, प्रशांत चंद्र महानलोबिस, इनके सम्मान में हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। कौन थे ये, तो ये प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद PC महानलोबिस जी कौन थे, प्रसिद्ध भारतीय सांख्यिकीविद थे। इन्होंने 1932 में ISI की स्थापना की थी। ISI भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, इसकी स्थापना की थी 1932 में। इन्होंने ही, जो PC महानलोबिस जी हैं, इन्होंने ही एक फेल्डमैन महानलोबिस करके मॉडल दिया था। इस फेल्डमैन महानलोबिस को हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया था, जिसको महानलोबिस योजना भी बोलते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में महानलोबिस योजना को यूज़ किया गया था, उपयोग किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय जो योजना है उसमें इसको
इस्तेमाल किया गया था और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा जो मॉडल है वो काम करता है। तो कौन सा मॉडल है? फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल है, जिसको हमने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया था औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अंत में नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल जो हमारा चैनल है वह ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जो सभी यूपीसीएस या फिर यूपीएससी परीक्षाओं के लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर हमारा ये कंटेंट और हमारा ये जो पहल है वो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।